आज का जो टॉपिक है जी वो यही है कि अपने जो किसान है मतलब वो दवाई का प्रयोग करें, कोई सस्ती दवाई का प्रयोग करे, कोई महंगी का भी करे, लेकिन उन्हें उस तरीके का उसका जो फायदा नहीं मिल पाता। तो क्या कारण है ऐसे, उनके बारे में बताओ। कारण ये है, जिस रोग की जो दवाई बनी है, जिस कीड़े की जो दवाई बनी है, उसे डालने पे ही, उसकी सही मात्रा डालने पे ही वो रोग या वो कीट खत्म हो सकता है। अन्यथा लगा हुआ है। पूछना है कि अब जो रोग चलेगा इसमें पत्ते लिपट जाएंगे और यूँ जो मतलब पौधा रुक रुक कर चला है, पूरा खेत एक साथ नहीं चलता, जगह से बैठ जाएगा, कहीं से ऊपर चलेगा जी। ये जो पत्ते लिपट जाएंगे या पत्तों में सिकुड़न आ जाती है, एक स्थानीय भाषा में आप उसे डंडे वाला रोग भी कहते हैं, यहाँ की भाषा में जो पोका बोइंग होता है। वो दवाई स्प्रे किया है, उसके खेत में नमी भी चाहिए या उसके बाद दवाई जो भी काम करती है, क्योंकि पत्तियों पे जो हम दवाई डाल रहे, खेत में नमी होगी तो काम करेगी। डॉक्टर जैसे कहता है नहीं, खाली पेट दवाई नहीं लेनी, तो खाली पेट दवाई नहीं लेनी, वो खाली पेट के ही बराबर है। यदि सूखे खेत में आप स्प्रे कर रहे तो उसमें दवाई का कोई आपको असर नहीं दिखाई देगा। पत्ती खेत में नमी होगी तो पत्ती के द्वारा जल्दी से जल्दी एब्जॉर्प्शन हो। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है वो इस पर्पज पे बनाई जा रही है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादातर अपने खेत में दवाई वगैरह तो लगावे हैं, लेकिन कुछ किसान भाई जो है जैसे खेत में कीट वगैरह लगे हुए हैं, कीड़े वगैरह लग जावे है या जो मतलब बीमारी आ रही हैं उनका निस्तारण हो जावे है, लेकिन कुछ किसान जो हैं वो दवाई लगाने के बाद भी परेशान रह में हैं कि भाई हमारे खेत के अंदर से रोग नहीं जा रहा। तो हमारे जी मील से अधिकारी हैं कुशलवीर सिंह जी हैं, आज उनसे इस बारे में ही डिस्कस करेंगे। और अपने कुछ किसान भी जुड़े हुए हैं भाई जो अपने अपने सवाल लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, वो अपना सवाल जवाब करेंगे और अपना इनका जवाब जो भाई कुशलवीर सिंह जी देंगे। आखिर ऐसा क्यों है कि किसान दवाई प्रयोग करने के बाद भी खेत में से जो है रोग या कीड़ा नहीं निकल के दे रहा। तो भाई चलते हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, राम राम सभी किसान भाइयों को, सभी श्रोताओं को राम राम। मैं कुशलवीर, सीनियर मैनेजर केन डेवलपमेंट, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसे आज जो है किसान है यहाँ देखो, इनके हाथ में जैसे ये रोग से ग्रस्त है और अपना ये भी है किसान लिए हैं, इनके पास भी है देखो। तो आज का जो टॉपिक है जी वो यही है कि अपने जो किसान है मतलब वो दवाई का प्रयोग करें, कोई सस्ती दवाई का प्रयोग करे, कोई महंगी का भी करे, लेकिन उन्हें उस तरीके का उसका जो फायदा नहीं मिल पाता। तो क्या कारण है ऐसे, उनके बारे में बताओ। कारण ये है, जिस रोग की जो दवाई बनी है, जिस कीड़े की जो दवाई बनी है, उसे डालने पे ही, उसकी सही मात्रा डालने पे ही वो रोग या वो कीट खत्म हो सकता है। अन्यथा लगा हुआ है रोग, डाल ले इंसेक्टिसाइड, लगा हुआ है कीड़ा, डाल ले फंजीसाइड, इस वजह से या प्रॉपर डोज ना या प्रॉपर समय पे दवाई ना पड़ना, उचित समय पे दवाई ना पड़ने से ये समस्या पैदा हो रही है। अब किसानों के सवाल है तो सवाल के हिसाब से जवाब दो, अन्यथा मैं अपना वो करूं। किसानों के वो पूछ लीजिए क्या समस्या है जी। जैसे कि एक बार भाई पहले अपना नाम और गांव का पता बताओ, फिर उसके बाद जो अपना सवाल जवाब बताइए। मेरा नाम रजत त्यागी, ग्राम बिहोनी जी। तो आज क्या मतलब विषय ले रखा है, क्या सवाल है तुम्हारा कुशलवीर सिंह जी? फंगस के ऊपर है मेरा सवाल। जैसा कि ये ब्लैक स्मिट है जी, ये किस कारण आता है और इसका निवारण क्या है? देखो भाई ये जो है ना, देखो कमची सी निकली हुई है, जैसे पहले भी हमने वीडियो में दिखाया है। फंगस की बीमारी है ब्लैक स्मिट, और पूरा का पूरा पेड़ जो है मतलब पौधा जो है वो क्षतिग्रस्त है। हाँ जी, इसका क्या वो रखा ये मैं बताऊं, आज 23 मई है जब हम वीडियो बना रहे हैं, और ये 7 दिन बचे हैं, इस महीने में 7-8 दिन बचे हैं। 31 तारीख तक किसान को जो जो काम करने चाहिए मैं उनकी पूरी जानकारी दूंगा, प्लस इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। जी दीजिए जरा इसको। ये ब्लैक स्मिट कहते हैं, हिंदी में इसे काला कंडवा भी कह देते हैं। इसमें 2 प्रजातियां, एक तो 238, एक 13-235 में ये रोग दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, गन्ना तेजी से बढ़वार लेता, गन्ना बारीक हो जाता है, उसमें विप बोलते हैं, इसे काली कमची निकलती है जो सिल्वर कलर की झिल्ली से ढकी रहती है, और ये झिल्ली फट जाती है तो ये पाउडर बिखर जाता है, और बिखरने के बाद ये बहुत ज्यादा तादाद में रोग बढ़ जाता है। पौधे गन्ने में 1-2 यदि पौधा मिलता है, लापरवाही से किसान उसे उखाड़ के नष्ट नहीं करते, तो पेड़ी गन्ने में ये अगले साल कई 100 गुना रोग बढ़ जाता है। इसमें जो काला चूर्ण है, इसमें रोग के स्पोर्स है, रोग के बीजाणु है जो
झड़ने के बाद में अपना अनुकूल वातावरण मिलने पे फिर से अपनी नई संतति पैदा करते हैं, या ये समझिए फिर से रोग पैदा करते हैं। रोग जनक है, वो रोग पैदा करते हैं। तो इसका रोग लगने पे किसी भी दवाई से इसका कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये एक सीड बोर्न डिजीज है। बीज उपचार से लेकर के ये समाधान किया जा सकता। सबसे पहले तो किसान भाई बीज का सही से उपचार करे, चाहे तो बीज को MHAT हॉट वाटर ट्रीटमेंट से उपचारित करके बोए, या घर पे भी गर्म पानी करके और उसमें 22 कार्बेंडाजिम नाम की दवाई आती है, 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के उसमें पेंडों को डीप करके बोए तो ये रोग लगने की संभावनाएं कम होगी। लेकिन अब इस स्थिति में जब ये रोग लगा है तब हम क्या करें, रोगी पौधों को तुरंत उखाड़ के खेत से बाहर नष्ट कर दे, और जहां से ये पौधे उखाड़े हैं वहां उस खेत में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब बहुत पॉपुलर दवाई है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है। इसकी 500 ग्राम दवाई 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे तो कहीं पे ये रोग का रोगाणु झड़ा होगा, ये स्पोर झड़ा होगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। यही इसका समाधान है। दूसरी समस्या आजकल ये है कि एक गन्ने का प्रमुख कीट है चोटी बेधक, जिसे टॉप बोरर भी कहते हैं। टॉप बोरर कीट की पहली अवस्था पूरी हो चुकी है, पहली ब्रूड जो है वो पूरी हो चुकी है। दूसरी ब्रूड में तितली उड़ रही है। तितली ने पत्ती की निचली सतह पर अंडे दे रखे हैं। ये इसका एग मासिस है मेरी दोनों उंगलियों के बीच में। इससे कुछ दिन बाद में एग हैचिंग होगी, अंडे फूटेंगे, उनसे बहुत बारीक इल्ली निकलेगी जिसे हम सूंडी कहते हैं, लार्वी कहते हैं। वो लार अभी एग मासिस है, अंडों से सूंडी निकलेगी, सूंडी गोब में घुसेगी और लिपटी हुई जो पत्ती रहती है गोब में उसे बेधेगी, और जब पत्ती बाहर खुलेगी तो 3 समानांतर छेद उसमें दिखाई देंगे। इस तरह से इसकी 5 पीढ़ी गन्ने की फसल में नुकसान करती है, और 5वीं पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी का अटैक शुरू हो चुका है। तो इसलिए इन 1 हफ्ते के अंदर हमें क्या करना है, किसान भाई टॉप बोरर की तितली और अंडे नष्ट करने के लिए प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन 500 मिलीलीटर दवाई को 200 लीटर पानी में घोल के शाम के टाइम गन्ना फसल पे स्प्रे करे, और साथ में इसमें चाहे तो NPK या एमिनो शक्ति 2 किलो NPK या आधा लीटर से 1 लीटर तक एमिनो शक्ति प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके स्प्रे करेंगे तो गन्ने की बढ़वार भी होगी और ये अंडे और तितली भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ खेतों में अभी सूंडी इसकी लार्वी एंटर कर चुकी है। वो किसान जिन्हें अब से पहले भी कोराजन या फटेरा या वर्टा को लगानी चाहिए थी, जिन्होंने नहीं लगाया है, वो तुरंत अपने खेतों में 150 मिलीलीटर कोराजन सिटीजन को 400 लीटर पानी में घोल के मोटी धार से लाइन ड्रेंचिंग करे प्रति एकड़ की दर से, या 8 किलोग्राम फटेरा या विस्तारा प्रति एकड़ की दर से आप खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, या 5 किलोग्राम वर्टागो को भी आप लाइन डाल सकते हैं। इससे टॉप बोरर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक 2 महीने बाद आज से फिर ये आपको दवाई रिपीट करनी पड़ेगी, ये आज की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि अब कहीं कहीं पोका बोइंग जो रोग है उसके भी लक्षण दिखाई देने लगे। पोका बोइंग के शुरुआती लक्षण ये है कि ये देखिए पत्ती में झिर्री पड़ जाती है, ये जो पत्ती में सिकुड़न है झिर्री पड़ जाती है, पत्ती लिपट जाती है, पत्ती कट के टूट जाती है, ये पोका बोइंग के लक्षण है। पोका बोइंग का प्रकोप भी अब शुरू होने वाला है। जैसे ही गांव की भाषा में समझे या किसान की भाषा में परवा हवा चलती है तो पोका बोइंग रोग का अटैक तेजी से बढ़ता है। इसलिए पोका बोइंग की रोकथाम के लिए 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, या इसके स्थान पर 250 ग्राम कोनिका, जिसमें एक फंजीसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% प्लस 5% कासोगामाइसिन है, आप इसका भी 250 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे, गन्ने की फसल में फिलहाल पोषक तत्वों की बहुत जरूरत है। पोषक तत्वों की पूर्ति अभी करे। किसान को जो यूरिया देना है
वो यूरिया अभी आप फसल को देते रहे। बरसात से पहले पहले यानी 30 जून से पहले आप यूरिया की अंतिम डोज खेतों में जरूर डालते गन्ने की फसल में। इसके बाद यदि यूरिया डालते हैं तो गन्ने में कीड़ा पनपने के, गन्ना गिरने के ज्यादा चांस रहते हैं। और साथ ही साथ पोषक तत्वों का मिक्सचर, किसी भी कंपनी का पोषक तत्वों का मिक्सचर 10 किलो प्रति एकड़ की दर से जरूर डाले। गर्मी का महीना है, जिन खेतों में बुआई के समय आपने डीएपी डाल के बुआई की थी, पोटास नहीं डाला था, तो वो 30 से 40 किलो पोटास प्रति एकड़ की दर से, पोटास कहे तो म्यूरेट ऑफ पोटास, 30 से 40 किलो प्रति एकड़ की दर से जरूर डाल दे, क्योंकि पोटास फसल को गर्मी के प्रति भी सहन शक्ति देता है। और ध्यान रखे कि रोग रोधी प्रजातियों की किसान बुआई करे। 238 वैरायटी में कुछ रोग ज्यादा पनप रहे हैं, जैसे लाल सड़न रोग, स्मट रोग, पोका बोइंग भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से 238 को तुरंत रिप्लेस करने की जरूरत है। इसके स्थान पर 15023, 14201, 13235, 118, 17231, 18231 और कोलक 16202 इत्यादि प्रजातियों की आप बुआई करें। ये रोग रोधी और कीट के प्रति भी रोधी प्रजातियां हैं, इनमें प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, तो वैरायटी रिप्लेस करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। यही जानकारी किसान भाइयों को देनी थी। कोई सवाल जवाब हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, एक बार अपना परिचय करो भैया। मेरा नाम सोच चाहिए भिवनी से। अच्छा, मैं टॉप बोर वाले के कीट के बारे में पूछना चाहता हूँ। टॉप बोर के में बीमारी आ गई थी, मैंने उसमें साइफरमेथ्रिन की स्प्रे की थी, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मुझे किसी ने बताया इमामेक्टिन बेंजेट का स्प्रे किया, तब जाके वो कंट्रोल में हुआ। अब दोबारा उसमें आने की संभावना लग रही है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। हाँ, सवाल आपका ठीक है। यदि आप तितली या अंडे है उस टाइम पे प्रोफेनोफोस का स्प्रे करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यदि सूंडी उसके अंदर जा चुकी है तब आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इमामेक्टिन से भी शायद उस तरह का रिजल्ट ना मिले। उसके लिए कोई भी सिस्टमिक दवाई जैसे कोराजन, सिटीजन, फटेरा, विस्तारा, वर्टागो या कार्बोफ्यूरान, इनका ही प्रयोग करना जरूरी है। मैं प्रत्येक दवाई की डोज बता देता हूँ। कार्बोफ्यूरान जिसे फ्यूराडान कहते हैं 12 किलो प्रति एकड़, फटेरा जिसमें CTPRL 0.4% होता है वो दानेदार 8 किलो प्रति एकड़, वर्टागो जिसमें 0.5% CTPRL प्लस 1% थायोमेथोक्सोम होता है 5 किलो प्रति एकड़, और कोराजन सिटीजन जिसमें 18.5% CTPRL होता है, तरल दवाई है, उसकी 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ डाले। ध्यान रहे किसान भाई, सही दवाई, सही समय, सही तरीका और सही मात्रा का जरूर ध्यान रखिए। भैया एक बार अपना परिचय करो। मेरा नाम प्रशांत है जी। हाँ जी, आपका कुछ सवाल या जो इन्हें मतलब जानकारी दी है उसके बारे में कुछ? जी मेरा ये पूछना है कि अब जो रोग चलेगा इसमें पत्ते लिपट जाएंगे और यूँ जो मतलब पौधा रुक रुक कर चला है, पूरा खेत एक साथ नहीं चलता, जगह से बैठ जाएगा, कहीं से ऊपर चलेगा। जी, ये जो पत्ते लिपट जाएंगे या पत्तों में सिकुड़न आ जाती है, एक स्थानीय भाषा में आप उसे डंडे वाला रोग भी कहते हैं, यहाँ की भाषा में जो पोका बोइंग होता है, जिसकी टॉप रोड फेज होती है, पोका बोइंग की टॉप रोड फेज होती है, जिसमें अकेली पत्ती रह जाती है, बाकी पत्ती गल के टूट जाती है। उसके लिए मैंने पहले ही बताया था 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, इसे 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 200 से 250 लीटर पानी मिला के प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर दें। ये दवाई 15-20 दिन तक ही कारगर रहती है। 20 दिन बाद आपको समस्या दिखाई देने पे दूसरा स्प्रे करना पड़ेगा। ये इसका समाधान है। तो भाई और जैसे कि हमने वो दवाई स्प्रे किया है, उसके खेत में नमी भी चाहिए। हाँ, या उसके बाद दवाई जो भी काम करती है, क्योंकि पत्तियों पे जो हम दवाई डाल रहे, खेत में नमी होगी तो काम करेगी। डॉक्टर जैसे कहता है नहीं, खाली पेट दवाई नहीं लेनी, तो खाली पेट दवाई नहीं लेनी, वो खाली पेट के ही बराबर है। यदि सूखे खेत में आप स्प्रे कर रहे तो उसमें दवाई का कोई आपको असर नहीं दिखाई देगा। पत्ती खेत में नमी होगी तो पत्ती के द्वारा
जल्दी से जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा दवाई का। जैसे हमने पानी करने के अगले दिन बाद फटेरा घेर दिया खेत में, तो उसके बाद भी नमी चाहिए इसके द्वारा? नमी बनानी चाहिए, क्योंकि ये दवाई नमी के द्वारा ही ऊपर की तरफ चढ़ती है। बढ़वार बिंदु तक जहां टॉप बोरर एंट्री करता है ये वहां तक पहुंचनी है, और जैसे नमी होगी खेत में तो ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है, इसे काट दोगे नीचे से तो ये सूख जाएगा, 10 मिनट नहीं लगेगी। आप कहेंगे कि पानी कितनी तेजी से जा रहा है ऊपर, आप काट के देखो पेड़ सूख जाएगा। तो नमी के द्वारा ही पेड़ जिंदा है, नमी के द्वारा ही मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है। नमी होगी तो नीचे से ऊपर की तरफ पोषक तत्व और दवाई कोई भी जो हमारा इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है वो नीचे से ऊपर की तरफ तभी जाएगा जब नमी होगी। बिना नमी के उसका ब्रेक हो जाएगा। जैसे हमने एक पानी करने का अगले तुरंत बाद कर दिया हमने फटेला, तो उसके बाद भी हमें 2-4 दिन बाद पानी करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा? हाँ, 10 दिन तक इसमें नमी बना के रखनी पड़ेगी फटेरा के लिए। कोराजन के लिए भी आपको ये है कि कोराजन डाल के आप तुरंत पानी लगाते हैं, उसमें भले ही दूसरा पानी ना दे, लेकिन जमीनी रेतीली है तो आपको पानी दूसरा कोराजन के बाद भी देना पड़ता है। और आजकल तो ये समझो पानी लगाने के तीसरे दिन ओट आ जाती है, चौथे दिन ओट आ जाती है जमीन, तो ऐसी जमीन में लगातार 2 पानी लगाने पड़ेंगे फटेरा कोराजन का सही उपयोग करने के लिए। धन्यवाद। और कोई सवाल भाई? धन्यवाद। टिलरिंग होती है जो इसमें शुगर कैन में, ये नेचुरल है या इसके लिए वो टिलरिंग अधिक लाने के लिए कोई मेडिसिन वगैरह इसके लिए है? हाँ, मेडिसिन नहीं कहते, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। देखो, हम पोषक तत्व तो हमें बैलेंस मात्रा में करना पड़ेगा। यदि हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व है, इसमें टिल्लिंग के लिए कई फैक्टर है। एक वैरायटी की नेचर है, एक वैरायटी ऐसी होगी कि एक आंख जमी, साइड में ज्यादा ज्यादा 1 कल्ला आएगा, 2 आ सकते हैं। कुछ वैरायटी ऐसी है कि 1 कल्ला जमा उसके साथ में 7-8 कल्ले आ जाते हैं। तो ये वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, खेत में पोषक तत्वों के ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे न्यूट्रिएंट में कहे तो बोरोन जो है ये टिल्लिंग के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व माना जाता है, बोरोन। तो कैलबोर आता है, आप 10 किलो प्रति एकड़ की दर से कैलबोर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी टिल्लिंग होने के चांस है। या धानुका कंपनी की मैक्सील्ड आती है, उससे भी टिल्लिंग बहुत अच्छी हो जाती है। 250 मिलीलीटर मैक्सील्ड 200 लीटर पानी में घोल के फसल पे स्प्रे कर दे तो टिल्लिंग हो जाती है। लेकिन टिल्लिंग की एक सीमा होती है, इस फसल में टिल्लिंग होने का अब कोई महत्व नहीं बनता। टिल्लिंग का मतलब है कि जब पौधा जम के आया है, जमाव आपको कम दिखाई दे रहा, तो 1 महीना या 35-40 दिन तक ही आप टिल्लिंग के लिए दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई कोई आज की जो मतलब समाधान बताए हैं कुशलवीर सिंह जी ने, वो मतलब सही लगे, जानकारी अच्छी लगी वो? काफ़ी बेनिफिशियल है ये। तो भाई आज की जो वीडियो है वो किसान के सवाल है और हमारे कुशलवीर सिंह जी है उनके जवाब है। तो भाई एक बात हम भी अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे कि ज़्यादातर किसान जो है खेत में अपनी दवाई जो यूज़ कर रहे हैं वो जब कर रहे हैं जब उनके खेत में भाई रोग लग चुका हुआ है। तो सबसे अच्छा तरीका, अगर तुम्हें जो अपने खेत में अच्छी तरीके से जो है रोग की रोकथाम करनी है तो भाई पहले ही दवाई दे के रखो उसमें। तो भाई आज की वीडियो यही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम भाई, चलें।